भारत और रशिया की दोस्ती तो खैर कभी नहीं टूटेगी, लेकिन रशिया के कौन से कदम ने इस बार भारत की सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि कई सारे दशकों के बाद भारत ने रशिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि ब्लैक सी की घटना के बाद भारत रशिया रिलेशंस के ऊपर इसका क्या डिप्लोमेटिक असर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी ने जो दिल्ली में प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद अमेरिका से लिंक्ड अब कौन सा नया प्रोटेस्ट भारत में स्टार्ट हो गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान और कनाडा की जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा क्यों डिस्कस किया जा रहा है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अमेरिका और बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास मिलिट्री एक्सरसाइज करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम जानेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में, क्योंकि इस बार रशिया के हाथों भारत का एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है और कई दशकों के बाद जो हुआ है, इसके कारण भारत ने रशिया को सम्मन भी कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है और शिप के कुछ विजुअल्स भी आ रहे होंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्लैक सी के अंदर वहां पर जो यूक्रेन के तट के पास ओडेसा पोर्ट है, वहां पर रशिया ने कमर्शियल शिप को टारगेट किया है जिसके ऊपर 5 इंडियन क्रू मेंबर थे। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये जो आप राइट साइड के ऊपर एरिया देख रहे हैं, ये कंटेस्टेड एरिया है जिसको लेकर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी भी जारी है। उसके बाद ये क्रीमिया है जिसको रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन से एनेक्स कर अपने कब्जे में ले लिया था, और ये इसके लेफ्ट साइड के ऊपर है यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो ओडेसा पोर्ट है, यहाँ से MV गोल्डन लियो नाम का एक कमर्शियल शिप वापस बाहर की तरफ आ रहा था, यानी पोर्ट के ऊपर ऑपरेशंस को खत्म कर शिप वहां से जा ही रहा था। लेकिन इस दौरान इस कमर्शियल शिप के ऊपर रशिया की तरफ से हमला किया गया। अभी शिप के ऊपर टोटल 17 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 5 इंडियन नेशनल थे। रशिया के हमले में 17 में से 10 क्रू मेंबर्स की इमीडिएटली उसी समय जान चले गई, जबकि जो बाकी के 7 क्रू मेंबर्स थे वो घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं। अभी जो 10 कैजुअलिटीज हुई हैं, इनमें 4 इंडियंस थे और जो 5th इंडियन भारत का क्रू मेंबर था वो भी क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है। भारत की सरकार ने इस हमले के तुरंत बाद यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी को एक्टिवेट किया और हॉस्पिटलाइज्ड इंडियन की मदद करने के लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए कह दिया। अब इसके साथ ही भारत की सरकार ने एक और स्टेटमेंट इशू की, जिसमें भारत ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना, उन पर मौजूद बेकसूर सिविलियन क्रू मेंबर्स की जान को खतरे में डालना या समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार और आने जाने की आजादी में रुकावट पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है और इस चीज को हर हाल में रोकना चाहिए। यानी वही भारत सरकार की पुरानी स्टेटमेंट। हालांकि भारत की सरकार ने सिर्फ स्टेटमेंट इशू नहीं की है, आज सरकार ने भारत में जो रशिया के चार्ज द अफेयर्स हैं, व्लादिमीर लादानोव, इनको समन कर विदेश मंत्रालय बुलाया था और कमर्शियल शिप्स के ऊपर रशिया के हमलों का विरोध किया। इससे पहले भारत ने सेम इसी तरह से ईरान और अमेरिका को भी समन किया था, जिनके हमले में इंडियंस की कैजुअलिटीज हुई हैं। अब ये पहली बार है जब रशिया के हमले में किसी कमर्शियल शिप को टारगेट किया हो और उसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व हों। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें रशिया का विदेश मंत्रालय क्या कहता है। अभी तक रशिया की एम्बेसी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। हालांकि रशिया ने अपनी स्टेटमेंट में कोई सफाई पेश नहीं की है, लेकिन रशिया ने कहा है कि हम भारत की अथॉरिटीज के साथ, जो भारत में हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ टच में हैं और जल्दी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरेबिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से सऊदी अरेबिया के दौरे के ऊपर गए हैं, जहां पर इन्होंने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को रिव्यू किया है और रीजनल डेवलपमेंट्स के ऊपर चर्चा की है। इसके साथ ही सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स डॉक्टर सऊद अल सती के साथ भी अजीत डोवाल सर ने मुलाकात की है। इससे पहले अप्रैल महीने में भी अजीत डोवाल सर सऊदी अरेबिया की विजिट के ऊपर गए थे। ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद ये उनका सऊदी अरेबिया का दूसरा दौरा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, कनाडा और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद पाकिस्तान की विजिट के ऊपर आई हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। अब उनकी इस विजिट से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की है, उसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी का भी मुद्दा मेंशन किया है। नॉर्मली पाकिस्तान क्या करता है कि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई लीडर पाकिस्तान आता है तो जम्मू कश्मीर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अकॉर्डिंग निपटारा होना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर घुसा देता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मसले के साथ साथ अब इंडस वाटर ट्रीटी के मसले को भी दूसरी कंट्रीज के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में उठाना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशंस हुई हैं। हमने कनाडा से सपोर्ट मांगा है ताकि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करे, इस ट्रीटी को हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे
और इंटरनेशनल लॉस और ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको भारत पूरा करे। ये कहना है पाकिस्तान का। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा की विदेश मंत्रालय ने जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की है उसमें कनेडियन साइड ने न जम्मू कश्मीर मसले को मेंशन किया है और ना ही इंडस वाटर ट्रीटी के मसले को मेंशन किया है। ये दोनों ही चीजें कनाडा द्वारा रिलीज की गई ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं थी। जबकि होता क्या है कि जो दो देशों के बीच ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। नो डाउट कि पाकिस्तान ने कनाडा की विदेश मंत्री के सामने ये मसले जरूर उठाए होंगे, इसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ बात हुई होगी, लेकिन कनाडा ने ये दोनों पॉइंट्स अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट से बाहर कर ये साफ मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ वो साइड बाय साइड रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो भारत के जम्मू कश्मीर के मसले और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी को मेंशन कर भारत को पोक नहीं करेंगे, बेवजह भारत को छेड़ने की गलती नहीं करेंगे। कनाडा और भारत के रिलेशंस को ठीक करने के लिए न्यू प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने काफी मेहनत की है, इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये जम्मू कश्मीर या इंडस वाटर ट्रीटी को ऐड कर वो सारी प्रोग्रेस खराब नहीं करने वाले थे, वरना दोनों देशों के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई हैं वो भी एक बार फिर से डीरेल हो जाती। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बारे में, क्योंकि इसको लेकर भारत में पहली बार फार्मर्स प्रोटेस्ट करने सड़क के ऊपर उतर आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज पंजाब के फार्मर्स और पंजाब के किसान संगठनों ने अनाउंस किया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है, जो ट्रेड डील दोनों देश फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर वो एक महापंचायत करना चाहते हैं। और इस महापंचायत की जो लोकेशन है वो फार्मर्स ने चुनी है राजधानी दिल्ली में किसान घाट, जहाँ पर किसान नेता चौधरी चरण सिंह का भी मेमोरियल है। अभी जो किसान संगठन है ये भी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील साइन होने वाली है उसका विरोध करने सड़क के ऊपर उतर आए हैं। पिछले कल हमने देखा कि किस तरह से नीट प्रोटेस्ट के कारण दिल्ली की सड़कों के ऊपर क्या हालात हो गए थे, कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच कितना टकराव हो गया था। ऐसे में अगर सेम टाइम के ऊपर फार्मर्स को भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। अगर दो प्रोटेस्ट एक साथ आ जाते हैं फिर तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और सरकार के लिए चीजें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए खन्नौरी और बस्तारा और साथ में शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये फार्मर्स प्रोटेस्ट पहले की तरह बड़े प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर आपका ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि ये जो भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ मोदी सरकार जिस तरीके से डील कर रही है, प्रोटेस्टर्स को लेकर जो मोदी सरकार की अप्रोच है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? इसके ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और अमेरिका को लेकर, और ये भारत के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही देश भारत की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर अब सैन्य अभ्यास करना स्टार्ट हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और यूएस फोर्सेस ने भारत की मेघालय स्टेट के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले आप ये बांग्लादेश का मैप देखिए। इसमें ये जो सिलहट नाम की जगह है ये भारत की मेघालय स्टेट के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और बांग्लादेश की सेना ने इसी सिलहट नाम की जगह के ऊपर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग। अब ये एक्सरसाइज अगले 13 दिन तक अमेरिका और बांग्लादेश की फोर्सेस मिलिट्री डील्स यहाँ पर करते रहेंगे। अब ये जो सिलहट नाम की जगह है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के काफी पास है, इसलिए इस लोकेशन की चॉइस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश और अमेरिका भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक के पास वाले एरिया से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर आकर यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर भारत को आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका आखिरकार बांग्लादेश के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? तारिक रहमान के आने के बाद अमेरिका की सेना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट और हमारे मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्वाड को लेकर। हमने आपको बताया था कि फिलीपींस के मनीला में आसियान देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जिसके आउटरीच समिट में आसियान ने जयशंकर सर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भी इनवाइट किया था। अब इसी समिट से न्यूज निकल कर आ रही है कि इसकी साइडलाइंस के ऊपर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हो रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें बताया है कि आसियान की साइडलाइंस के ऊपर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होगी, जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस्ड होगी।